रेस्पेक्ट में नीचे आ रही है वो फ्री फॉल। फ्री फॉल मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि इफ ए बॉडी एक्सपीरियंसेस ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा वाला, ये अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अगर वो बॉडी आपकी मोशन में है, अगर वो बॉडी आपकी मोशन में है तो उसे क्या बोलते हैं, फ्री फॉल मोशन। क्लियर है? तो लास्ट क्लासेस में हमने मोशन में पढ़ा था कि इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी अंडर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ये पढ़ा था कि सपोज कोई बॉडी है ए से बी तक जा रही है, क्लियर है, और ए से बी तक जाने पर उसमें जो भी उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, वेलोसिटी इंक्रीज होने के बाद क्या होता है, उसमें एक्सीलरेशन होता है, और उस पर ही हम यहाँ पर ये तीन इक्वेशंस हम पढ़ते हैं कि v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। यहाँ पर क्या है, u इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, v इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, a इज द एक्सीलरेशन, t इज द टाइम एंड s इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। नाउ अब फ्री फॉल वाले केस में क्या होगा, फ्री फॉल वाले केस में ये तीनों ही इक्वेशन यूज करके हम देखेंगे कि ये तीनों इक्वेशन आपके फ्री फॉल वाले जो कंडीशन में किस तरह से हम इसे देखते हैं। तो फर्स्ट वन बात करते हैं पहली इक्वेशन की, v इज इक्वल टू u प्लस जी टी। क्लियर है? तो ये किस वजह से, यहां पर a को a से रिप्लेस हो गया g, ठीक है, g ने a को रिप्लेस कर दिया। क्यों रिप्लेस कर दिया? क्योंकि अभी क्या है कि फ्री फॉल में कोई भी बॉडी अंडर द इंफ्लुएंस किसके है, ग्रेविटेशनल फोर्स के, और उस पर जो एक्सीलरेशन वर्क कर रहा है वो क्या कर रहा है, स्मॉल g। ये स्मॉल g वर्क कर रहा है, और एट द सरफेस ऑफ द अर्थ अगर देखें तो g की जो वैल्यू है वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो कि हमारी कांस्टेंट वैल्यू है। तो हमने यहाँ पर इस एक्सीलरेशन को किससे रिप्लेस किया है, यहाँ पर g से रिप्लेस, स्मॉल g से रिप्लेस किया है, जिसकी वैल्यू हमें पता है कि ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ द वैल्यू ऑफ g इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये वाला एक्सीलरेशन यहाँ पर वर्क कर रहा है। अगर कोई बॉडी किसी हाइट से ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है या नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, कि जैसे सपोज कीजिए किसी बॉल को हम थ्रो करते हैं ऊपर की तरफ, क्लियर है, तो उसके बाद क्या होगा कि वो बॉल किसी हाइट तक जाएगी, और उस हाइट तक जाने के बाद क्या होगा, वो नीचे आना शुरू हो जाएगी। वो आना शुरू हो जाएगी बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या होगा कि वो बॉडी नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसे कौन खींच रहा है, उसे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उसे अट्रैक्ट कर रहा है, जिसके कारण क्या होगा, उसकी वेलोसिटी में चेंजेस होगा, और उस वेलोसिटी चेंजेस से क्या होगा, हमारा ग्रेविटेशनल आएगा। ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या है, ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है? तो हमने यहाँ पर क्या किया है कि v इक्वल टू u प्लस at की जगह लिखा है हमने gt, बिकॉज ऑफ वी हैव सेंसिंग द एक्सीलरेशन, दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g, इससे हम इसे रिप्लेस कर देंगे। क्लियर है? सेकंड वन क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, कि इस वाली इक्वेशन में क्या है, s एक डिस्टेंस है, बट यहां पर आप देखेंगे कंपैरिजन करके कि यहां पर हमने क्या लिया है, h दिया है, और h किसको डिनोट करता है, हाइट को, कि किसी हाइट से अगर वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, या किसी हाइट तक हम उसे नीचे की से ऊपर की तरफ हम उसे थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, तो ये जो हाइट होगी वो h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, और यहां पर u क्या होगा, हमारी इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर है? थर्ड वन क्या है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहां पर भी हम सिंपली हम क्या करेंगे कि जो हमारी डिस्टेंस है उसे हम किससे रिप्लेस कर देंगे, h से, और जो हमारा ग्रेविटेशनल, जो हमारा नॉर्मल एक्सीलरेशन था उसे किससे रिप्लेस कर देंगे, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन g से रिप्लेस कर देंगे। तो आई थिंक
ये तीनों की तीनों इक्वेशन आपको यहाँ पर क्लियर होगी। इसमें एक बात का आपको ध्यान रखना है, वो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि अगर कोई बॉडी नीचे से और ऊपर की तरफ यहाँ पर जा रही है, या कोई बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पर आ रही है, तो अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे तक, ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, कि ये सपोज करो ये पॉइंट ए है और ये बी है, तो ये ए से किसकी तरफ आ रही है, ये बी की तरफ आ रही है, तो ए से बी की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, तो जी की जो वैल्यू होगी हम क्या लेंगे यहाँ पर पॉजिटिव लेंगे, जी की जो वैल्यू लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे। बट अगर ये हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, क्योंकि अर्थ का जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो हमेशा इस पर किसकी तरफ काम करेगा, नीचे की तरफ। जो अट्रैक्टिव फोर्स जो है ग्रेविटेशन फोर्स बाय अर्थ, वो नीचे की तरफ काम करेगा, और इसी वजह से क्या है कि इसको हम लेंगे यहाँ पर पॉजिटिव साइन के साथ। बट अगर हम नीचे से किसी बॉल को थ्रो करते हैं ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर जो जी की वैल्यू होगी वो माइनस जी होगी, और यहाँ पर जो जी की वैल्यू होगी वो प्लस जी होगी। तो किसी भी न्यूमेरिकल में आप इस चीज को ध्यान रखें कि ये जो प्लस और माइनस है, कि बॉडी अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ए से बी की तरफ आ रही है, तो वहां पर जो जी है वो पॉजिटिव लिया जाएगा। बट अगर वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, तो वो आपका जी यहाँ पर नेगेटिव लिया जाएगा। तो ये तीनों की तीनों जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, किसके रेस्पेक्ट में, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी अंडर फ्री फॉल। तो ये वाली जो आपकी तीनों की तीनों इक्वेशन है, वो आप देखिए कि तीनों की तीनों इक्वेशन में आपका जो एक्सीलरेशन था ए, वो किससे रिप्लेस हो गया, जी से रिप्लेस हो गया, और जो आपकी डिस्टेंस थी एस, वो किससे रिप्लेस होगी, हाइट एच से। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है। इन तीनों से ही हम ये हमारी न्यूमेरिकल को सोल्व करने में बहुत काम आते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं किसकी, मास की। मास कि मास क्या होता है, हमने लास्ट जो लेक्चर्स हैं उसमें भी पढ़ा है मास के बारे में। इसमें भी हम पढ़ लेते हैं कि मास इज द टोटल कंटेंट ऑफ द बॉडी विच मेजर्स द इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, कि किसी भी बॉडी में कितना आपका वो क्वांटिटी कंटेंट है, कितना कंटेंट है, तो वो क्या कहा जाएगा, इसका मास कहा जाएगा। क्लियर है? और मास हमारा सीधा सीधा किससे रिलेटेड है, हमारा इनर्शिया से। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जितना हैवियर आपका मास होगा उतना ही हैवियर आपकी इनर्शिया होगी। अगर मास आपका कम होगा तो उसकी इनर्शिया भी उतनी कम होगी। ओके, बिकॉज इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी। क्लियर है? तो मास हमारा हो जाएगा इज द टोटल कंटेंट ऑफ द बॉडी। ओके, कि उसने कितना उसने जो कंटेंट है वो ऑक्युपाई किया हुआ है, उसे हम बोलते हैं यहाँ पर मास। और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से। क्लियर है? अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं मास की। मास की प्रॉपर्टीज क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि द एसआई यूनिट इज किलोग्राम। जो मास की जो आपकी एसआई यूनिट है वो आपकी क्या है, किलोग्राम है। और सेकंड वन क्या है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी आपकी, स्केलर क्वांटिटी है। तो यहां पर हमने पढ़ा मास क्या होता है, ओके, कि टोटल कंटेंट ऑफ द बॉडी विच मेजर्स द इनर्शिया ऑफ ए बॉडी। ओके, और इसकी जो प्रॉपर्टीज है, पहली प्रॉपर्टीज ये है कि इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, इसकी किलोग्राम, और इसकी ये क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। क्लियर है? तो यहां पर हमने तीन इक्वेशंस पढ़ी, और तीन इक्वेशंस के बाद मास की डेफिनेशन को हमने पढ़ा है, उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ा है। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वेट की, कि व्हाट इज वेट। वेट क्या होता है? तो जो भी हमारा मास है, किसी भी बॉडी का जो भी मास है, उसको अर्थ किससे आपकी खींचती है, किससे अट्रैक्ट करती है, आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स से। ग्रेविटेशनल फोर्स से उस मास को अट्रैक्ट करती है। तो जिस फोर्स से उस मास को अट्रैक्ट करती है वही क्या कहलाता है, उसका वेट कहलाता है। तो ये जो वेट है वो क्या है, इक्विवेलेंट टू द फोर्स है। दिस वेट इज इक्विवेलेंट टू द फोर्स।
कि अगर वेट को देखें तो वेट क्या होता है कि जितने फोर्स से उसे अर्थ अपनी तरफ को अट्रैक्ट कर रही है, दैट इज कॉल्ड द वेट। और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल w से। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ, कि कितने फोर्स से अर्थ इसे अट्रैक्ट कर रही है। बहुत सिंपल है कि जितने फोर्स से अर्थ किसी मास को अट्रैक्ट कर रही है उसे क्या बोलेंगे हम? उसका वेट बोलेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू m इंटू जी। ये फॉर्मूला कैसे आया? ये फॉर्मूला इस तरह से आया कि ये जो हमारा F होता है, F इज इक्वल टू सबको पता है क्या होता है? m इंटू ए, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। क्लियर है? अब ये जो फोर्स है जो अर्थ लगा रही है वो क्या है हमारे पास? वेट है। तो इस F को किससे रिप्लेस कर देंगे हम? W से। और मास आपका क्या है? कभी भी चेंज नहीं होता। आप यहां पर हो, आप अर्थ पर हो, मून पर हो, किसी भी आप ब्रह्मांड में किसी भी प्लेनेट पर हो, किसी मिल्की वे गैलेक्सी हो, कहीं पर भी वो मास की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो ये जो मास है आपका ये m है। और इसके बाद जो एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन कौन सा आएगा? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज g। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? m इंटू जी। तो ये बात आपको यहां पर क्लियर रखने वाली है कि द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ, कि कितने फोर्स से उस मास को अर्थ अट्रैक्ट कर रही है। क्लियर है? दैट इज कॉल्ड द वेट। W इज इक्वल टू mg, जहां पर m क्या है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, और g क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि ये किस पर डिपेंड करती है? आपकी डायरेक्शन पर भी डिपेंड करती है। क्यों करती है? क्योंकि अगर पूरी अर्थ पर आप g की वैल्यू लोगे तो पूरी अर्थ पर जो g की वैल्यू है वो सेम आपकी नहीं होगी। पूरी अर्थ पर वो g की वैल्यू क्या है? वो सेम नहीं होगी। एक एग्जांपल पर मैं आपको बताता हूं कि अगर आप किसी लिफ्ट में अगर आप बैठे हैं तो आप अपने वेट को आप फील करोगे कि कभी वो कम हो रहा है, कभी वो ज्यादा हो रहा है। क्लियर है? और एक टाइम आता है कि वो वेटलेसनेस की कंडीशन आती है। उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो वेट है आपको वो जीरो दिखाई देता है। क्लियर है? वो कब होता है कि सपोज कीजिए अगर कोई लिफ्ट है, आप लिफ्ट में जा रहे हैं और ये लिफ्ट के अंदर आप हैं यहाँ पर, और इस लिफ्ट का जो वायर है वो ब्रेक हो जाता है। क्लियर है? तो वो क्या होता है कि वो ऊपर से नीचे की तरफ वो लिफ्ट क्या होती है? वो फ्री फॉल में आ जाती है। और फ्री फॉल में अगर वो आ जाएगी तो उस कंडीशन में ये जो पर्सन है इस लिफ्ट के अंदर है, ये आपका वेटलेसनेस को एक्सपीरियंस करेगा। क्लियर है? तो ये अगर आपको फिजिकली एक्सपीरियंस करना है, किसी लिफ्ट में आप बैठिए, उस लिफ्ट में आप देखिए कि अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं या ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो आपको अपने वेट आपका कम या ज्यादा उसमें फील होगा। तो ये जो वेट है वो क्या है? आपका वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पर डिपेंड है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो आपकी अलग अलग होती है। क्यों अलग अलग होती है? क्योंकि m की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी, बट इसकी जो वैल्यू है w की वो आपकी चेंज होती है। किसकी वजह से? इस g की वजह से, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वजह से। क्योंकि ये जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है पूरी अर्थ पर क्या है? ये डिफरेंट है, हर जगह ये डिफरेंट है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। प्लेस टू प्लेस का कहने का मतलब क्या है कि अगर पोल्स पे चले गए और तो आपकी जो वेट है वो डिफरेंट होगा, वो आपको ज्यादा महसूस होगा, और इक्वेटर पे अगर चले गए तो वो आपको क्या होगा? कम महसूस होगा। ठीक है? कि आपका जो वेट है वो क्या है? थोड़ा आपको कम महसूस होगा। वो किसका? इसके पीछे क्या रीजन है? ये जी का रीजन है। क्योंकि जी क्या है? आपका पोल्स पे ज्यादा होता है और इक्वेटर पे ये कम होता है। नेक्स्ट वन क्या है? इन स्पेस वेयर जी इज इक्वल टू 0। अगर स्पेस में कोई भी एक पॉइंट है तो वहां पर अगर आप फील करोगे
कि वहां पर जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन वहां पर वर्क नहीं कर रहा है। तो अगर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन वहां पर वर्क नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उसका जो वेट है वो 0 होगा। और आप सपोज करो कि किसी स्पेसशिप में हो, तो उस स्पेसशिप में आप क्या फील करोगे कि उस स्पेसशिप में आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा कि स्पेसशिप के अंदर आदमी क्या फील करता है, वेटलेसनेस की आपकी कंडीशन को फील करता है। तो अगर ये जी 0 हो गया तो आपका सिंपली क्या हो जाएगा, उसका वेट भी 0 हो जाएगा। सो ये जो वेट है दैट इज टोटली डिपेंड ऑन द जी, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। क्लियर है? एट सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ पे क्या होता है कि जो ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो क्या होती है, वहां पर 0 होती है। तो अगर ग्रेविटी की वैल्यू 0 होगी तो वेट भी आपका 0 होगा, बिकॉज एट सेंटर ये जो जी की वैल्यू क्या है वो 0 है। तो ये वेट आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको याद रखना है कि मास में और वेट में क्या होता है, डिफरेंस होता है। दोनों में आपस में क्या है, डिफरेंस है। इसी डिफरेंस को हम थोड़ा सा यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं। ये जो डिफरेंस है इसको भी स्टडी करेंगे कि मास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। और बहुत सारे जितने भी आपके एग्जाम्स है उसमें ये मोस्टली एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको मिल जाता है कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो ये हमारी मास है और ये हमारा वेट है। तो डिफरेंस इसमें पढ़ते हैं। जो मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंस है वही मैंने यहां पर लिखे हैं। तो फर्स्ट वन क्या है, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। ये किसका मेजर है, आपका इनर्शिया का मेजर है। ठीक है कि आप क्या कर सकते हैं कि इनर्शिया की जो वैल्यू है, इनर्शिया की जो वैल्यू है, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया की जो वैल्यू है वो किससे मेजर कर सकते हैं, आप मास से मेजर कर सकते हैं। जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा उसकी इनर्शिया होगी, जितना कम उसका मास होगा उतनी ही कम उसकी इनर्शिया होगी। इस वाले केस में क्या है, वेट इज द मेजर ऑफ फोर्स। ये जो वेट है वो आपका किसको बताता है, सीधा सीधा ग्रेविटेशनल फोर्स को बताता है। किसको बताता है, ग्रेविटेशनल फोर्स को। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया एंड वेट इज द मेजर ऑफ फोर्स। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इट स्टेज सेम एवरीवेयर। कि ये क्या है कि अगर मास की जो वैल्यू है, आप ब्रह्मांड में कहीं पर भी आप जाएंगे तो ये जो मास की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, आपकी सेम ही रहेगी। क्या रहेगी, वो सेम ही रहेगी। बट जो वेट की जो वैल्यू है वो क्या होती है, वो डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन की, आप किस जगह पर हो। किस जगह पर होने का मतलब क्या है कि उस जगह पर जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है उसकी वैल्यू क्या है। उस जगह पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की जो वैल्यू है वही आपका डिफाइन करेगी वेट को। क्लियर है? नेक्स्ट वन क्या है कि मास इज ए स्केलर क्वांटिटी है। केवल हम मैग्नीट्यूड से ही से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg। तो ये सभी क्या है, आप नॉर्मली मैग्नीट्यूड से इसे मेजर कर सकते हो। बट ये क्या है, वेट क्या है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी को पता ही है कि हमें एक्सप्लेन करने के लिए क्या चाहिए, दो चीजें चाहिए। पहली जो है वो है आपका मैग्नीट्यूड और सेकंड क्या है, आपका डायरेक्शन। तो वेट आपकी कैसी है, क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अब बात करते हैं यूनिट की। तो यूनिट जो होगी इसकी क्या होती है, किलोग्राम होती है। एमकेएस में क्या होगी, किलोग्राम होगी। सीजीएस में क्या होगी, ग्राम होगी। ठीक है? तो इस तरह से। और अगर एफपीएस में देखा जाए तो क्या होगी आपकी, फुट पाउंड सेकंड। तो ये क्या होगी, पाउंड होगी। क्लियर है? तो ये एमकेएस में लिखी गई है, इसकी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है। बट अगर बात करें हम किसकी, वेट की, तो वेट को हमने क्या बताया है, ये इक्विवेलेंट टू द फोर्स है। और फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो आपकी जो वेट की जो यूनिट होगी वो भी क्या होगी, आपकी न्यूटन ही होगी। हम यहां से ही पता लगा सकते हैं। एम की यूनिट क्या है यहां से, किलोग्राम। और जी क्या है, एक्सीलरेशन है, इसकी क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, हम न्यूटन लिखते हैं।
क्लियर है? तो जो यूनिट आपकी वेट की होगी वो कौन सी होगी? न्यूटन होगी। अब बात करते हैं मीजर की, कि इन दोनों को मीजर कैसे किया जाता है। तो इसे मीजर करने के लिए सिंपली हमें जो हम पेन बैलेंस के से हम इसे मीजर कर सकते हैं। जब भी आप कुछ खरीदने जाते हैं, सपोज कीजिए कि आपको 5 kg आपको चीनी चाहिए, ठीक है, या आपको 2 kg आपको आलू चाहिए, प्याज चाहिए, कुछ भी आपको चाहिए, तो अगर आप किसी दुकानदार के पास जाते हो तो उसे बोलते हैं पेन बैलेंस। तो वहां से जो मीजर होता है वो उसका क्या होता है? मास मीजर होता है। क्लियर है? बट अगर आप उसी को ही एक स्प्रिंग बैलेंस पे टांग देते हैं, ठीक है, तो वो स्प्रिंग बैलेंस कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पर आपने उसे टांग दिया, यहाँ पर उसे फिक्स कर दिया, तो उसके बाद क्या होगा कि ये जो स्प्रिंग बैलेंस है, ये स्प्रिंग बैलेंस आपका इस पे नीचे की तरफ एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगेगा और वही क्या बताएगा? इसका वेट बताएगा। क्लियर है? तो ये जो वेट है, उस वेट को सपोज कीजिए हम कैसे निकाल सकते हैं? सिंपली अगर यहाँ पर मेरा जो मास है वो 10 kg है, मास क्या है? 10 kg, और g की जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेट मुझे पता है कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उसका वेट कितना होगा? जल्दी बताइए, इसका वेट कितना हो जाएगा? 10 इंटू 10। तो इसका जो वेट हो जाएगा वो हो जाएगा 100 न्यूटन। 100 न्यूटन वेट हो जाएगा। अब क्या है इसका जो फॉर्मूला है? मास इज इक्वल टू, ये क्या है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, कि जो भी उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है और उसकी जो डेंसिटी है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा? आपको मास मिल जाएगा। वेट के लिए क्या है? वेट के लिए आपको मास की रिक्वायरमेंट होगी, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। यही फार्मूला मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, सेम ही फार्मूला है। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन मास एंड द वेट। ओके, फर्स्ट वन हमने पढ़ा इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन में ए को जी से रिप्लेस करा, क्लियर है, और स्मॉल एस को जो डिस्टेंस थी उसे एच से रिप्लेस करा, क्योंकि एच क्या है? हाइट है। ये हमने पढ़ा। नेक्स्ट वन हमने पढ़ा मास, कि मास की डेफिनेशन क्या होती है? कि टोटल कंटेंट जो भी है वो ऑक्यूपाई किए हुए हैं वो उसका मास कहलाता है। वेट क्या है? वेट इज द, ये क्या है? एक तरह का फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स है, जिससे अर्थ किसी भी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। क्लियर है? ये किस पर डिपेंड करता है? जी पर। जी इज द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू पूरे के पूरे अर्थ पर क्या है? अलग अलग है। तो वेट की वैल्यू अगर अलग अलग आप कहीं जाएंगे तो वहां पर आपको आपके वेट की वैल्यू क्या मिलेगी? डिफरेंट मिलेगी। क्लियर है? इसका एक एग्जांपल मैंने आपको बताया है, इसका लिफ्ट है, तो लिफ्ट में ही आप इस चीज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको वेटलेसनेस की कंडीशन बताई कि वेटलेसनेस की कंडीशन क्या होती है? कि जब हमारा ये जी जीरो हो जाए, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ये क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो अगर ये जीरो हो जाता है तो आपका डब्ल्यू भी जीरो हो जाएगा। क्लियर है? तो उस लिफ्ट वाली जो बात थी, उस लिफ्ट वाली बात को मैं दोबारा भी यहाँ पर बता देता हूँ कि सपोज करो कि ये लिफ्ट है और कोई भी पर्सन इसमें लिफ्ट में यहाँ पर खड़ा हुआ है। क्लियर है? तो अगर सपोज कीजिए कि ए एक्सीलरेशन से उसे वो लिफ्ट को ऊपर ले जाया जा रहा है और उस पर नीचे की तरफ क्या लगा हुआ है? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी, जो नीचे की तरफ लगा हुआ है। तो अगर इसका नेट अगर हम इसका ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन देखें, अगर वो जीरो हो जाता है, दैट मींस a माइनस जी इक्वल टू जीरो, दोनों मिलकर अगर जीरो हो जाता है, तो ये जो होगा टोटल एक्सीलरेशन अगर इस बॉडी पर जीरो हो जाता है तो उसका वेट भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये तो बात थी यहाँ पर मास की, वेट की, और डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट है। इसमें एक टॉपिक और है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून, कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का हमें वेट निकालना है, कहां पर निकालना है? वो मून पर निकालना है। तो उस पर आप देख लीजिए कि वेट ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑन मून, अगर हमें मून पर उसका वेट निकालना है तो हमने कुछ यहाँ पर क्वांटिटीज बनाई है, जैसे कि फॉर अर्थ कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ये जो मास ऑफ ऑब्जेक्ट है आपको पता है कि मास क्या है? चेंज नहीं होता। तो ये आपका अर्थ पे भी एम ही होगा और आपका मून पर भी ये एम ही होगा। नेक्स्ट थिंग क्या है? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये अलग अलग जगह पर डिफरेंट होगा। तो ये वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट
अर्थ पे कितना होगा, सपोज कीजिए मैंने मान लिया डब्ल्यू ई, जहां पर ई क्या है सब स्क्रिप्ट में, और किसको ये बताता है, ई फॉर अर्थ। क्लियर है, तो ये हो जाएगा वेट ऑन द अर्थ। सेम इसी तरह से वेट ऑफ ऑब्जेक्ट मून पर कितना हो जाएगा, ई की जगह हम क्या कर देंगे एम फॉर मून। ठीक है, जो हमारा चांद है, चंदा मामा जिसे हम बोलते हैं, तो वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे डब्ल्यू एम। अब बात करते हैं मास ऑफ अर्थ की, ये हमारा क्वेश्चन है। मास ऑफ अर्थ कैपिटल एम ई से और रेडियस ऑफ द अर्थ कैपिटल आर ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से मास ऑफ मून क्या होता है आपका, कैपिटल एम ये, और नीचे सबस्क्रिप्ट में एम आ गया। क्लियर है, वेट ऑफ मास ये मून, वेट ऑफ मून। ठीक है, तो ये तो मास ऑफ मून हो गया, और ये आपका मैंने यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये आपका होगा रेडियस ऑफ मून। इसे हम बदल देते हैं किससे, रेडियस ऑफ मून। ये रेडियस ऑफ मून किससे होगी, आर एम से। क्लियर है, तो ये वाली क्वांटिटीज हमने किसके लिए डिफाइन कर ली, ये वाली अर्थ के लिए डिफाइन कर ली, ये वाली मून के लिए डिफाइन कर ली। दोनों में जो मास होगा एम, ऑब्जेक्ट का मास वो सेम होगा। क्लियर, अब हम यूज करेंगे न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, कि न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण बल का जो नियम है वो हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमें पता है कि वेट किसके इक्विवेलेंट होता है, हमारे फोर्स के इक्विवेलेंट होता है। तो अगर यहाँ पे मैं फोर्स लिखना चाहूँ फोर्स लिख सकता हूँ, अगर मैं वेट लिखना चाहूँ तो वेट लिख सकता हूँ। तो डब्ल्यू एम यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर वेट ऑफ मून, ये वेट ऑफ मून कि उस ऑब्जेक्ट का मून पर कितना आपका वेट है, और ये डब्ल्यू ई का रिप्रेजेंट कर रहा है कि अर्थ पर उस ऑब्जेक्ट का कितना वेट है। दोनों डिफरेंट होंगे। क्लियर है, इसका मैं अगर फॉर्मूला लिखूंगा तो F इजिकल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर होता। ठीक है, और सेम ऐसे ही इसी का फॉर्मूला भी होगा। केवल डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पर दो चीजों का होगा। किसका, कि यहाँ पर मास हम किसका ले रहे हैं, मून का, यहाँ पर रेडियस किसकी ले रहे हैं, मून की, तो ये वेट किसका आएगा, मून का। यहाँ पर हम मास किसका ले रहे हैं, अर्थ का, रेडियस किसकी ले रहे हैं, अर्थ की, तो वेट किसका आएगा, यहाँ पर अर्थ का आएगा। क्लियर है, अब दो को अगर आपस में रिलेट करना है तो हम क्या ले लेते हैं, उसका सिंपलेस्ट वे है, हम उसका रेशो ले लेते हैं। तो हम रेशो का मतलब क्या है कि इस WM से WE को क्या कर देते हैं, हम इसे डिवाइड कर देते हैं। तो आप ध्यान से देखिए कि अगर हमने इसे डिवाइड करा कि WM अपॉन WE को, कि इस वाले पार्ट को हमने किससे डिवाइड कर दिया, इस वाले पार्ट से डिवाइड हमने कर दिया। डिवाइड करने पर क्या होगा, G जो कि क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दिस इज ए कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। पूरे के पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो जी की वैल्यू ऑलरेडी क्या हो जाएगी, वो आपकी दोनों में से खत्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, स्मॉल एम मास ऑफ ऑब्जेक्ट भी क्या होगा, दोनों में से खत्म हो जाएगा। क्लियर है, तो बचेगा क्या, बचेगा हमारा WM अपॉन W इज इक्वल टू MM मास ऑफ मून, और नीचे मास ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, क्योंकि ये आर किधर पहुंच जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो RE स्क्वायर बटे RM स्क्वायर। क्लियर है, तो मैंने तो यहाँ पे सीधा सीधा लिख दिया कि 1/6, लेकिन ये ऐसे सीधा सीधा नहीं आएगा। क्लियर है, ये कैसे आएगा, ये ऐसे आएगा कि हमको यहाँ पर ये सारी की सारी क्वांटिटी का है, हमें पता है, हमें पता है। जैसे कि ME मास ऑफ अर्थ कितना है 5.98 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। मास ऑफ मून कितना है 7.36 इंटू 10 टू द पावर 22 kg। रेडियस ऑफ अर्थ क्या है 6.37 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। और RM क्या है, ये रेडियस ऑफ मास क्या है 1.738 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। इसे याद करने की आपको जरूरत नहीं है। क्लियर है, याद करने की जरूरत नहीं है। जिस भी न्यूमेरिकल में आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए देगा
उसमें इन सारी वैल्यूज को वो मेंशन करेगा। तो इसी वजह से आपको ये वैल्यूज को याद करने की जरूरत नहीं है, कि आप अगर चाहो तो याद कर सकते हो, बट हर किसी क्वेश्चंस में ये वैल्यूज आपको दी हुई होती हैं। क्लियर है? तो जब हम इन चारों की चारों वैल्यूज को ME, RE, MM और RM को जब हम यहाँ पर पुट करते हैं, तो पुट करने के बाद यहाँ पर हमें अप्रोक्सीमेट क्या मिलता है, 1/6। 1/6 का मतलब क्या है कि WM/WE इज इक्वल टू 1/6। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि कुछ इरेज कर देता हूँ, और इरेज करने के बाद आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ मैं। ये मैंने इरेज करा, अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहां पर क्या है कि आपका WM इज इक्वल टू 1/6 ऑफ किसका, WE। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा वेट ऑफ किसका है, मून, उस ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा मून पर, जिस वेट को हम मेजर करना चाह रहे हैं, वो जो वेट होगा मून पर वो 1/6 होगा। ठीक है, 1/6 होगा किसके रेस्पेक्ट में, अर्थ के वेट के रेस्पेक्ट में। आपको वो सपोज कीजिए कि अगर अर्थ पर आपका जो वेट है वो कितना है, 60 kg मैंने मान लिया। वेट को किससे लिखते हैं, न्यूटन से। तो सपोज कीजिए मैंने 60 न्यूटन मान लिया कि आपका वेट क्या है, 60 न्यूटन है। क्लियर है? तो मून पर कितना होगा, अपॉन में आप क्या कर देंगे, 6 कर देंगे। तो मून पर वही कितना होगा, 10 न्यूटन। एज सिंपल एज दैट। क्लियर है? तो सीधा सीधा 1/6 होगा, और 60/6 कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन। तो यहां से हम बता सकते हैं कि किसी भी, अगर सपोज करो कि आपका ही वेट अगर 30 kg है, तो मून पर कितना होगा, एज सिंपल एज दैट। उस की जगह WE की जगह मैं क्या रख दूंगा, यहाँ पर ये रख दूंगा 30। तो ये कितना हो जाएगा, मून पर कितना हो जाएगा, ये 5 न्यूटन। तो आपका जो वेट है, जो आप फील करोगे, जो वेट आप फील करोगे वहां पर, वो वहां का 1/6 होगा, 1/6 होगा। तो आज की इस वीडियो में, ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल है। इस वीडियो से क्या है कि ये जो आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है फ्री फॉल की, ये इक्वेशंस क्या है कि अगर मैं यहाँ पर इसे प्लस माइनस भी लगा दूं तो भी ये गलत नहीं होगा। यहाँ पर भी क्या होगा, प्लस माइनस, क्योंकि जो जी की वैल्यू है वो क्या हो सकती है, वो यहाँ पर पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। क्लियर है? वो डिपेंड करता है कि किसी ऑब्जेक्ट को आप नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हो या ऊपर से नीचे की तरफ लेकर आ रहे हो। क्लियर है? तो एक तो ये बात आपको क्लियर रखनी है। वेट जो है मेजर ऑफ किसका है, ये फोर्स का है, W = mg, और ये अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग होता है। क्लियर है? तो ये सारे जितने भी पॉइंट है, उन पॉइंट्स को आपको रिमेंबर रखना है। दीज आर द मस्ट रिमेंबर थिंग। ओके, तो बार बार इस वीडियो को देखना है, और इस वीडियो से आपको जो भी आपको इसमें समझ में नहीं आया है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में डालें, लिखें, और आपकी जो क्वेरी है वो 100% वो सॉल्व की जाएगी। और ये जो फिजिक्स होती है, इसे क्या है कि इसे बताने के लिए, समझाने के लिए, ये क्या है, आप डेली लाइफ के जितने भी एग्जाम्पल है उनसे समझा सकते हैं। ओके, तो डेली लाइफ में जितने भी सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप धीरे धीरे आप कोई प्रैक्टिकल कीजिए, जिससे कि आपके क्या हो, ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपके और ज्यादा क्लियर हो। रटना नहीं है, किसी चीज को भी रटना नहीं है। आप रटने बैठ जाओ कि ये चारों वैल्यू मुझे रटनी है, रटना कुछ नहीं है। केवल और केवल आपको क्या करना है, वीडियोस को देखकर आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है और कॉन्सेप्ट को समझना। तो आज की इस वीडियो को मैं यहाँ पर ही पोस्ट करता हूँ। नेक्स्ट जो होगा वीडियो इसी चैप्टर का होगा। जो भी इसमें रिमेनिंग पॉइंट्स हैं, उस रिमेनिंग पॉइंट्स को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू।